हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो सुबह आपने रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन में अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में से टिश्यू वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, बिग पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपका छोटू सा पोर्शन, आपका कॉकरोच वाला पोर्शन अभी रिमेनिंग है ना? तो नो वरीज, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है, अभी हम उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन इस पोर्शन में से भी आता है, तो इसे आपको ढंग से समझना है, ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है? तो शुरू करें, कॉकरोच फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, चीज़ें समझते जाना, सुनते जाना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम मार्क ऑलरेडी कर लेंगे ताकि आप वही चीज़ें याद रखें जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? चलिए तो हम शुरू करते हैं बेटा। शुरू करें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच से। शुरू किससे करते हैं? मॉर्फोलॉजी से। फिर कहाँ जाएंगे? एनाटॉमी में जाएंगे। पहले बाहर से देखेंगे कॉकरोच को, फिर अंदर से देखेंगे कॉकरोच को, है ना? तो मैं थोड़ी सी छोटी हो जाती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको विजिबल हो सब कुछ अच्छे से, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या कहा है? मॉर्फोलॉजी दैट्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। बिल्कुल बाहर से देखेंगे कॉकरोच को। फिर किसकी बात आ रही है? एनाटॉमी की। एनाटॉमी में हम सारे इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं, मतलब अंदर से ऑर्गन्स को देखते हैं। बॉडी खोलने के बाद कॉकरोच की बॉडी को हम काटेंगे और अंदर से देखेंगे, वो किस में आ जाएगा? एनाटॉमी में आ जाएगा। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है जिसको हमने ऑलरेडी इटैलिसाइज्ड किया हुआ है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। क्या है बेटा? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। कैसे एनिमल्स होते हैं ये? नॉक्टर्नल होते हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रात को जाकर किचन में देखना, अगर कॉकरोचेस होंगे तो रात को ही भागते हुए इधर उधर दिखाई देंगे। फिर ऑमनीवरस है, मतलब ये पेड़ पौधे पत्ती भी खा लेंगे, हर्बीवर भी हैं और कार्निवर भी हैं, इसीलिए इनको ऑमनीवर कह रहे हैं। डैम्प प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं, थोड़ी मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर किसके बारे में बताया है? इनके कलर के बारे में। किसके बारे में बताया? कलर के बारे में। कलर में देखो, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ये कलर तो हमने देखे होते हैं। जो कॉकरोचेस अगर आपने देखे होंगे, और जरूर देखे होंगे मुझे पता है, तो ब्राउन ब्लैक कलर के हमने देखे होते हैं। उसके सिवा ब्राइट येलो कलर के भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ग्रीन कलर भी होते हैं। आप इमेजिन करो, रेड कलर का कॉकरोच, ग्रीन कलर का कॉकरोच, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, सुनने में, इमेजिन करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ऐसे भी होते हैं। आपको ब्राइट येलो, ग्रीन और रेड कलर के कॉकरोचेस भी मिलते हैं। कहाँ? ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है? तो ये सारे कलर इनके पास अवेलेबल है। वेराइटी यहाँ पे कोई भी चूज कर लो। साइज की बात करें, बाहर से देख रहे हैं तो सब चीजें देखेंगे, किस कलर का है, क्या साइज है, सब कुछ देखेंगे। तो कॉकरोच का साइज जनरली बताया हुआ है 1/4 इंचेस to 3 इंचेस, ठीक है? 0.25 इंचेस से 3 इंचेस तक के होते हैं। सेंटीमीटर्स में 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर आपके लिए लिखा हुआ है। सिस्टमैटिक पोजीशन, मतलब हम इनको अगर इनके एड्रेस तक पहुंचे, किस फाइलम, किस किंगडम, किस क्लास, किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उन चीजों में आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि आपकी किंगडम क्या है? एनिमेलिया। किंगडम तो हमको पता ही है, तो किंगडम लिख लीजिए। किंगडम क्या हो जाएगी? एनिमेलिया, है ना? ये तो बेसिक सी चीज है, हमें पता है। किंगडम हमको पता है एनिमेलिया है। किंगडम के बाद फाइलम हमको पता है जॉइंटेड अपेंडेजेस है, आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते हैं तो आर्थ्रोपोड आ जाएगी। क्लास आपके पास इंसेक्ट आ जाएगी, इंसेक्ट्स होते हैं कॉकरोच, राइट? उसके बाद इन्होंने जीनस बता रखी है पेरीप्लैनेटा एंड स्पीशीज है अमेरिकाना। ये तो हमें साइंटिफिक नेम से ही देखने में पता चल रहा है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। उसके सिवा एक और चीज आप याद रख सकते हैं बेटा, दैट इज ओडर। ओडर इनका याद रख सकते हैं। ओडर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ब्लैटोडी। ऑर्डर क्या होता है? ब्लैटोडी। तो हमने इनका कलर देख लिया, साइजेस देख लिए, हमने इनकी सिस्टमैटिक पोजीशन देख ली। उसके बाद चलते हैं क्या आ रहा है हमारे पास? मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है बेटा। क्या चीजें आ रही हैं? एडल्ट्स के बारे में बताया, आप बोल रहे थे अभी साइजेस की बात कर रहे थे, तो एडल्ट का साइज हमें कितना बताया? 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है? साइज हमें पता चल गया। फिर बॉडी की कवरिंग, बाहर से देख रहे तो हम बॉडी की कवरिंग देख रहे हैं, एक्सोस्केलेटन देख रहे हैं। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको मार्क कर लेंगे। हर इंपॉर्टेंट चीज को हम मार्क कर लेंगे। काइटिन का एक्सोस्केलेटन है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, ठीक है? कैसा एक्सोस्केलेटन है? हार्ड है, ब्राउन कलर का है और काइटिन का बना हुआ है, काइटिनेज एक्सोस्केलेटन है, ठीक है? कर लिया। उसके बाद हर सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन का बना हुआ है, तो काइटिन की प्लेट्स प्रेजेंट है, हार्ड प्लेट्स प्रेजेंट है। क्या लिखा है बेटा? हार्डेंड प्लेट्स इनके एक्सोस्केलेटन पे प्रेजेंट होती हैं। उन हार्डेड प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? स्लेराइड्स। क्या कहते हैं? स्लेराइड्स। अब कॉकरोच के अंदर, अगर ये कॉकरोच इस तरीके से चल रहा है, तो उसका डोर्सल पार्ट होता है और उसका वेंट्रल पार्ट होता है। उसके डोर्सल पार्ट को कहा जाता है टर्गम और उसके वेंट्रल पार्ट को कहा जाता है स्टर्नम। पहले ये चीज लिख लो। कॉकरोच में अगर हम कॉकरोच को देख रहे हैं तो उसके डोर्सल पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? टर्गम। डोर्सल पार्ट को क्या कहते हैं? टर्गम। वेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? स्टर्नम। वेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? स्टर्नम, ठीक है? वेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? स्टर्नम।
अच्छा, अगर एक कॉकरोच है तो उसका डोर्सल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, साइड में भी तो कुछ है, लेटरली भी तो कुछ है, उसको क्या कहते हैं? प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो बेटा अब ये पूरा का पूरा कॉकरोच है, पूरे की पूरी प्लेट्स प्रेजेंट है, हार्ड प्लेट्स प्रेजेंट है, हमने देखा। प्लेट्स को आप क्या कह रहे हो? स्लेराइड्स कह रहे हो। तो जो प्लेट्स इस डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होंगी, यानी कि जो प्लेट्स इस टर्गम पर प्रेजेंट होंगी, उनको आप क्या कहते हो? टर्गाइड्स, डोर्सल टर्गाइड्स। वैसी ही प्लेट्स वेंट्रल साइड पे भी प्रेजेंट होंगी। वेंट्रल साइड पे तो हमने क्या कहा था? स्टर्नम कहा था। तो प्लेट्स क्या हो जाएंगी? स्टर्नाइड्स। प्लेट्स क्या हो जाएंगी? स्टर्नाइड्स। और लेटरल साइड पे जो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लूराइड्स। ठीक है, लेटरल प्लेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? जो लेटरल साइड पे प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लूराइड्स। ठीक है, आपने 3 प्लेट्स के बारे में पढ़ लिया, तीनों प्लेट्स इंपॉर्टेंट है। आपके पास टर्गाइड्स आ गई, स्टर्नाइड्स आ गई और प्लूराइड्स आ गई। ये तीनों ही प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में जॉइंड है। आपस में किससे जॉइंड है? एक मेम्ब्रेन से जॉइंड है, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जॉइंड है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करें, इसलिए याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक मेम्ब्रेन उनको ज्वाइन करिए, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसको हम मार्क कर लेंगे। क्यों मार्क कर लेंगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि तीनों जो एक्सोस्केलेटन की काइटिन की प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स हैं, किससे अटैच्ड है? एक दूसरे से आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, जो कि एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, क्योंकि आर्टिकुलेट करने में मदद कर रही है, ज्वाइन करने में मदद कर रही है। सिंपल। ठीक है, अच्छा, और देखो बाहर से आपको क्या दिख रहा है? बॉडी दिख रही है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इनका एक छोटू सा हेड है जो कि पूरी बॉडी से यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा यहाँ पर रहता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है, तो आपको ज्यादा दिखता नहीं है, 90 डिग्री पे रहता है अपनी बॉडी से। यहाँ पर आपको सिर्फ उसका इतना सा पोर्शन दिख रहा है, ये हेड और आई वाला। ठीक है, इतना सा दिख रहा है आपको, तो इनका हेड होता है। हेड के बाद बेटा थोरेक्स है, ये वाला पोर्शन थोरेक्स है। ये रेड वाला भी, ये येलो वाला भी और ये येलो वाला भी, ये पूरा पोर्शन यहां से लेकर यहां तक इनका थोरेक्स है। उसके बाद ये बचा हुआ पोर्शन जो कि आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं काफी सारे, ये इनका एब्डोमेन है। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है, समझ में आया? 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है, एक हेड है, एक थोरेक्स है और एक एब्डोमेन है। अब इसको थोड़ा सा हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। हमारे पास कॉकरोच का सुंदर सा जो है इमेज गिवन है, हम देख लेते हैं कौन सा हेड, कौन सा थोरेक्स और कौन सा एब्डोमेन। देखो यहाँ पे, चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हेड हम लोगों को दिख रहा है, ये रहा हेड यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि थोरेक्स रीजन प्रेजेंट है, तो थोरेक्स रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। एक एक करके देख लेते हैं, पहले हेड से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इस चीज पे फोकस करो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज हेड। हेड में क्या क्या प्रेजेंट है, हेड कैसे प्रेजेंट है, उसको स्टडी कर लेते हैं। फिर थोरेक्स को करेंगे, फिर एब्डोमेन को करेंगे। ठीक है, चलो हेड से शुरू करते हैं, हेड से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपके पास हेड। अब हेड के बारे में क्या लिखा है कि ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय 6 फ्यूज्ड सेगमेंट्स, 6 फ्यूज्ड सेगमेंट्स। एक्चुअली जुवेनाइल स्टेज में हेड 6 सेगमेंट्स का होता था, लेकिन एडल्ट में कन्वर्ट होने में वो 6 सेगमेंट्स फ्यूज हो जाते हैं और हेड एक ही सेगमेंट बनाता है। एडल्ट में हम क्या बोलेंगे? हेड 1 ही सेगमेंट बना रहा है, 1 ही सेगमेंट बना रहा है। ठीक है, जबकि अपने जुवेनाइल स्टेज में 6 सेगमेंट्स में प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। अपनी नेक को पूरा 360 घुमा सकता है इस तरीके से। अगर ये उसका हेड है तो वो पूरे तरीके से घूम सकता है, क्योंकि उसकी नेक फ्लेक्सिबल है। नेक जो है थोरेक्स का ही थोड़ा सा पार्ट होता है, जिससे कॉकरोच का हेड अटैच्ड होता है। वो कॉकरोच के हेड को बहुत अच्छे से मोबिलिटी देता है और पूरे डायरेक्शंस में घूम सकता है। फिर हेड के बारे में क्या बताया है कि हेड बियर अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना। देख लो, देख लेते हैं। ये रहा 1 एंटीना, ये रहा 2 एंटीना। एंटीनास दिख रहे हैं आपको, एंटीनी दिख रहे हैं आपको, एंटीनी। 1 इज एंटीना, प्लूरल इज एंटीनी। तो एंटीनी है, यहाँ पे 2 एंटीनी है, एंटीनास प्रेजेंट है। ठीक है, थ्रेड लाइक एंटीना है। एंटीना क्या करता है? इनका सेंसरी ऑर्गन है, इनको सेंस करने में मदद करता है चीजों को। बहुत सी चीजें पहले सेंस कर लेते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, है ना। तो एक तो आपको हेड पे क्या दिख रहा है? एंटीना दिख रहा है। उसके सिवा 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, यानी कि 2 आई, पेयर ऑफ कंपाउंड आई यानी कि 2 आई। इनके पास नॉर्मल आई भी प्रेजेंट होती है, दैट आर नोन एज ऑसिलस। उसके सिवा इनके पास एक एक्स्ट्रा आई प्रेजेंट होती है, दैट आर कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज डिफरेंट है, वो उनको मोज़ैक विजन दे रही हैं, वो उनको मोज़ैक विजन दे रही है। रेजोल्यूशन कम है लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा है। कंपाउंड आई के बारे में हम कुछ चीजें लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। कंपाउंड आई इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कॉकरोच का। कंपाउंड आई नॉर्मल आई से कैसे अलग है, इसको आप देख सकते हो।
पहली बात जो कंपाउंड आई होती है बेटा, वो बहुत सारे छोटे 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 ओमिटीडिया से बनी होती है। ओमिटीडियाज उसके पार्ट हैं, आई के पार्ट हैं। अब जैसे एक आई एक विजन बनाती है, हमारी एक आई एक ही इमेज बनाती है, लेकिन कॉकरोच की कंपाउंड आई 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया से बनी हुई है और हर ओमिटीडिया में अलग इमेज बन रही है। मतलब अगर एक कॉकरोच आपको देख रहा होगा तो वो अपनी एक आंख में 2000 इमेजेस आपके बना रहा होगा और दूसरी आंख में भी 2000 इमेजेस बना रहा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी हिलेंगे तो वो फटाफट सेंस कर लेगा। तो कंपाउंड आई से उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, थोड़ी सी भी मूवमेंट को वो सेंस कर लेते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन कम हो जाती है क्योंकि इमेज मोज़ैक बनती है, इतनी सारी इमेजेस बन रही है, रेजोल्यूशन कम हो जाता है। तो कंपाउंड आई के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए? पहली बात, ये कॉकरोच का सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, वन ऑफ दी सेंसरी ऑर्गन है जो कि उनके हेड में प्रेजेंट है अलोंग विद एंटीने। तो सेंसरी ऑर्गन हो गया। उसके सिवा कंपाउंड आई के बारे में आप लिखेंगे कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, ठीक है, छोटे छोटे ओमेटिडियास का बना हुआ है, हेक्सागोनल ओमेटिडियास का बना हुआ है। उसके सिवा हाई सेंसिटिविटी, कंपाउंड आई क्या देता है? हाई सेंसिटिविटी देता है बट लो रेजोल्यूशन कर देता है। रेजोल्यूशन कैसा कर देता है? लो कर देता है। और इमेज कैसी बनती है? मोज़ैक। विजन कैसा आता है? मोज़ैक विजन आता है ना, मोज़ैक विजन आता है। तो ये सारे फीचर्स किसके हो गए? कंपाउंड आई के हो गए। उसके सिवा सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। चलिए, और क्या प्रेजेंट है हेड में? एंटीना देख लिया, आई देख लिया। उसके सिवा क्या प्रेजेंट है? उसके सिवा माउथ प्रेजेंट है। माउथ कैसा है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का। माउथ कैसा होता है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट इनके पास प्रेजेंट होता है। इनके माउथ पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या है माउथ पार्ट्स में? एक लेब्रम है, दैट इज द अपर लिप। एक लेबियम है, दैट इज द लोअर लिप। वन लेब्रम वन लेबियम, ओके, वन, इट्स जस्ट वन, नॉट वन पेयर। लेकिन आपके पास जो मैंडिबल्स और मैक्सिला होते हैं वो 2 होते हैं। मैंडिबल इनके अपर जो है, जो कि इनको ग्राइंडिंग में मदद करती है। लिप्स हैं तो जोज भी हैं, तो मैंडिबल्स एक तरीके से आप इनके जोज से समझ सकते हैं। लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, क्लियर। उसके बाद मैंडिबल्स है, मैक्सिला है। मैंडिबल्स भी फूड की ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। तो यू कैन राइट हियर दैट दे हेल्प इन ग्राइंडिंग। हम लिख सकते हैं कि मैंडिबल हेल्प्स इन ग्राइंडिंग। उसके सिवा हाइपोफेरिंक्स है, दैट इज टंग लाइक ऑर्गन। तो लिप्स हो गए, जोज हो गए, टंग हो गया, तो माउथ पार्ट कंप्लीट हो गए। एक लेब्रम आ गया, लेबियम आ गया, मैंडिबल्स आ गए, मैक्सिली आ गए, हाइपोफेरिंक्स आ गई, माउथ पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए। 2 मैंडिबल 2 मैक्सिला, बाकी सब 1 प्रेजेंट है। कंपाउंड आई के बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट। हेड में जो कुछ हमने पढ़ना था हमने यहाँ पर उसको पढ़ लिया। चलो फिर कौन सा पोर्शन आता है? थोरेक्स। थोरेक्स इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। थोरेक्स को फर्दर कॉकरोच में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? प्रोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स है एंड मेटाथोरेक्स है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अभी देख लो, सबसे पहली बात, जो आपका हेड है, हमने देखा था हेड में मोबिलिटी सॉरी तो हमने क्या देखा था कि हेड की मोबिलिटी बहुत अच्छी थी। नेक उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था। नेक कोई अलग से ऑर्गन नहीं होता कॉकरोच के पास। जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स से ही हेड कनेक्टेड है। थोरेक्स का जो छोटा सा पहला पोर्शन है उसे आप नेक कह दे रहे हो। देखो, द हेड इज कनेक्टेड टू थोरेक्स बाय अ नेक विच इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स, ठीक है। थोरेक्स जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। पहले उसको देख लो, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज योर प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स को हम लिख दें यहाँ पे, ये रहा आपका प्रोनोटम या प्रोथोरेक्स, एक ही बात है। फिर हम देखेंगे ये पहले वाला ऑरेंज वाला पोर्शन, इसे आप क्या कहते हो? मीजोथोरेक्स। इसे हम क्या कहते हैं? मीजोथोरेक्स, वो भी देख लिया हमने। फिर आता है आपका ये तीसरा पोर्शन, जिसको आप क्या कह रहे हो? मेटाथोरेक्स। क्या कह रहे हैं? मेटाथोरेक्स। तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब थोरेक्स के 3 पार्ट्स देख लिए। अब इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जो लिम्स होते हैं कॉकरोच के वो 3 पेयर होते हैं, ठीक है। ये देख लो, 1 2 3, ऐसा ही इस साइड भी है, 1 2 3, 3 पेयर है। और हर पेयर लेग एक थोरेक्स से आती है। जैसे एक लेग प्रोनोटम से आ रही होगी, 1 पेयर मीजोथोरेक्स से निकलती है एंड 1 पेयर मेटाथोरेक्स से निकलती है। तो 3 पेयर लेग्स हैं। एक प्रोथोरेक्सिक पेयर लेग्स होती है, एक मीजोथोरेसिक पेयर ऑफ लेग्स होती है और एक मेटाथोरेसिक पेयर ऑफ लेग्स होती है। उसके सिवा विंग्स भी तो एक्सटेंड आउट हो रहे हैं। तो विंग्स भी कहां से आते हैं? थोरैसिक रीजन से ही आते हैं।
किन से आते हैं? प्रोथोरेक्स से नहीं आते। एक विंग मीजोथोरैसिक विंग्स होते हैं और एक विंग मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं। जो पहला पेयर ऑफ विंग होता है वो मीजोथोरैसिक विंग होता है, जो दूसरा वाला पेयर ऑफ विंग होता है वो मेटाथोरैसिक विंग होता है। अभी लिखा हुआ है, हम सब चीजों को देख लेंगे, पहले समझ लो। जो आपका ये मीजोथोरैसिक विंग होता है इसको कहा जाता है टेगमीना। क्या कहा जाता है? टेगमीना। टेगमीना का मतलब होता है बेटा फोल्स विंग्स। फोल्स विंग्स क्यों कहते हैं हम? विंग्स का काम क्या होता है? विंग्स का काम होता है फ्लाइट प्रोवाइड करना, पर टेगमीना फ्लाइट प्रोवाइड नहीं करता। टेगमीना शूडो विंग है, फोल्स विंग है। ये सिर्फ ओपेक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओपेक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका काम है अपने हाइंड विंग को कवर करके रखना, बस। उसके सिवाय कोई काम नहीं करता। तो फ्लाइट में कौन हेल्प करता है? ट्रू विंग कौन है आपके पास? हाइंड विंग्स है। हाइंड विंग्स आपके ट्रू विंग्स होते हैं, जो कि किसकी एक्सटेंशन है? मेटाथोरेक्स की एक्सटेंशन है। ठीक है, 2 पेयर आपके पास विंग्स हैं, जिसमें से पहले पेयर सिर्फ शो के लिए, वो फॉल्स विंग्स हैं। जो हाइंड विंग्स हैं वो ट्रू विंग्स होते हैं। ठीक है, देख लो। चलो, आपके पास पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है। कितने पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है? 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होती हैं, और वो हर थोरेसिक सेगमेंट से अलग अलग आ रही होती हैं। 3 पेयर ऑफ आपके पास वॉकिंग लेग्स होती हैं, जो कि आपको कहां से आ रही होती है? हर पेयर से आ रही होती है। आपको यहां पर लिखना है तो आप लिख सकते हो। एक आपके पास हो जाएगी पेयर विच इज प्रोथोरैसिक पेयर ऑफ लेग्स, प्रोथोरैसिक पेयर ऑफ लेग्स, देन मीजोथोरैसिक पेयर ऑफ लेग्स, मीजोथोरैसिक पेयर ऑफ लेग्स, एंड मेटाथोरैसिक पेयर ऑफ लेग्स, एंड मेटाथोरैसिक पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स हमने यहां पे देख लिया। उसके बाद आपके पास क्या आ रहे हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 2 पेयर ऑफ विंग्स आ रहे हैं। कौन कौन से? एक 4 विंग्स है, वो भी 2 इन नंबर है। हाइंड विंग्स है, वो भी 2 इन नंबर है। 4 विंग्स में हमारे पास क्या आ रहे हैं? 2, दैट इज मीजोथोरैसिक विंग्स, और हाइंड विंग्स में हमारे पास आते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स, है ना। हमने ऑलरेडी देख लिए, एक मीजोथोरैसिक, एक मेटाथोरैसिक। मीजोथोरैसिक को हम क्या कहते हैं? टेगमीना। टेगमीना कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? दे कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करते। फिर आप देख लीजिए क्या आ रहा है आपके पास? हाइंड विंग्स आ रहे हैं, मेटाथोरैसिक विंग्स आ रहे हैं। मेटाथोरैसिक विंग्स ट्रांसपेरेंट है, ओपेक नहीं है, मेम्ब्रेनियस है, लेदरी नहीं है, और ये जो है आपकी फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं। ये जो है फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए थी थोरेक्स के बारे में। हमने देख लिया कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। हेड कितना सेगमेंट? 1 सेगमेंट। अब किस पे चलेंगे? एब्डोमेन पे। हम फाइनल सेगमेंट पे आ गए अपने। बाहर से देख रहे थे कॉकरोच को, सब कुछ देख लिया बाहर से उसके बारे में। अब क्या देख रहे हैं? उसके एब्डोमेन पर आ चुके हैं। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स हैं? 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट है? 10। देखो 10 सेगमेंट्स हो गए एब्डोमेन के, 3 सेगमेंट्स हो गए थोरेक्स के, और 1 हो गया आपका हेड का। टोटल कितने हो गए? 14 सेगमेंट्स। तो एडल्ट कॉकरोच में कितने टोटल सेगमेंट्स हो गए आपके पास? 14 सेगमेंट्स। आप ये बात लिख सकते हो। एडल्ट कॉकरोच हमने देख लिया, उसके पास टोटल हैं 14 सेगमेंट्स। 14 सेगमेंट्स कैसे हैं? 14 सेगमेंट्स कैसे हैं? 10 एब्डोमेन के हैं, 3 थोरेक्स के हैं, और 1 हेड का है। ठीक है, एब्डोमेन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सीधी बात, सबसे पहले उन्होंने फीमेल और मेल कॉकरोच को अलग करते हुए बताई है, जो चीजें आपको एक्सटर्नली दिख रही हैं। अगर आप फीमेल कॉकरोच को देखोगे तो उनके एब्डोमेन में एक्सटर्नली बेटा जो 7th सेगमेंट है, दैट इज, उसमें बात करिए बोट शेप्ड स्ट्रक्चर है, हम देख लेंगे क्या है। उसके सिवा 8th एंड 9th स्टर्ना। आपने अभी देखा था, एक टर्गम होता है, एक स्टर्ना होता है। स्टर्ना मतलब ये वेंट्रल साइड की बात कर रहे हैं। तो जो 8th और 9th स्टर्ना है, यानी 8th और 9th सेगमेंट की वेंट्रल साइड पे एक ब्रूड या जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है। एक ब्रूड या जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं जो आपको एक्सटर्नली दिख रही हैं? आपके पास एक फीमेल गोनोपोर है। गोनोपोर मतलब जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर की ओपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? गोनोपोर बोलते हैं। तो आप गोनोपोर को समझने के लिए यहाँ पर जेनाइटल पोर लिख सकते हैं। क्या प्रेजेंट है? जेनाइटल पोर प्रेजेंट है। इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं क्योंकि हमें स्पर्मेथिका भी देखना है ना। तो आपके पास फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट है। गोनोपोर का मतलब होता है जेनाइटल पोर। गोनोपोर का क्या मतलब होता है? जेनाइटल पोर। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास? स्पर्माथिकल पोर्स। देखो, फीमेल बॉडी में वो ऑर्गन जहां से स्पर्म की एंट्री होगी, जहां पर कॉपुलेशन के बाद स्पर्म का डिपोजिशन किया जाएगा, दैट इज नोन एज स्पर्मेथिका। तो उस पोर को आप क्या बोल रहे हो? स्पर्मेथिकल पोर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? फॉर स्पर्म एंट्री। आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म की एंट्री के लिए जो पोर है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेथिकल पोर कह रहे हैं।
तो 4 स्पर्म एंट्री, ये बात हो गई। फिर एक ग्लैंड की बात की गई है, दैट इज कोलेटरल ग्लैंड्स। अब फीमेल है तो फीमेल एग ले करती है, तो जहां पर फीमेल एग ले करती है, ओवी पोजीशन जहां पर होता है ओवरियोल्स के अंदर, उस सिक्रीशन के उस वहां पर उस ओवी पोजीशन के टाइम उसके अराउंड सिक्रीशन करना और सपोर्ट करना, उसका किसका काम होता है? कोलेटरल ग्लैंड्स का काम होता है। तो कोलेटरल ग्लैंड्स सिक्रीशन करते हैं, दैट हेल्प्स इन ओवी पोजीशन, दैट सराउंड्स द एग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कोलेटरल ग्लैंड्स सिक्रीशन, जो इनसे सिक्रीशन होती है, दैट सराउंड्स द एग ड्यूरिंग ओवीपोजिशन, पोजीशन। तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए था और तीनों ही चीजें हमने पढ़ ली। हमने फीमेल गोनोपोर क्या होता है ये भी देख लिया, स्पर्मेथिकल पोर्स क्या होते हैं ये भी देख लिया, एंड कोलेटरल ग्लैंड के बारे में भी स्टडी कर लिया। और ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? जेनाइटल पाउच बनाती हैं इन फीमेल। रिप्रोडक्टिव जब हम पढ़ेंगे सिस्टम तब भी हम इसको दोबारा देख लेंगे। फिर बात करते हैं मेल की। मेल में जो है वहां पर जेनाइटल पाउच कहां पर है? देख लीजिए, मेल्स में जेनाइटल पाउच प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन में, बाउंडेड डोर्सली बाय 9th and 10th टर्गा। अब ये डिफरेंस आ गया मेल और फीमेल में कि फीमेल में जो जेनाइटल पाउच था वो 8th और 9th स्टर्ना पे वेंट्रली था, जबकि मेल में कहां प्रेजेंट है? 9th and 10th टर्गा यानी कि डोर्सली प्रेजेंट है। और वेंट्रली कहां पर प्रेजेंट है? सिर्फ 9th स्टर्ना में प्रेजेंट है। वैसे इससे इतना क्वेश्चन आता नहीं, पर आपको समझना है तो हम हर चीजें समझ लें। इस पोर्शन से किस सेगमेंट में ब्रूड पाउच प्रेजेंट है ऐसा नहीं आता, ये आता है कि इनमें से किसमें ब्रूड पाउच प्रेजेंट है और जेनाइटल पाउच प्रेजेंट है, उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो जैसे मेल के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है ब्रूड पाउच एब्सेंट, क्योंकि ब्रूड पाउच की बात हम फीमेल में करते हैं, मेल में जेनाइटल पाउच लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज पे क्वेश्चन आता है, सेगमेंट पे क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद क्या लिखा है? इट कंटेन्स डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर। अगर फीमेल के पास जेनाइटल पोर है तो मेल के पास भी जेनाइटल पोर है, मेल के पास भी गोनोपोर है। और किसकी बात की गई है? गोनापोफाइसिस। एंड के बाद यहां पर स्पेस आएगा, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, एंड गोनापोफाइसिस। गोनापोफाइसिस का क्या मतलब होता है? गोनापोफाइसिस को हम लोग फेलोमियर भी कहते हैं, एक ही बात होती है। गोनापोफाइसिस को हम लोग फेलोमियर भी कहते हैं। गोनापोफाइसिस या फेलोमियर का मतलब होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया को हम क्या कह रहे हैं? फेलोमियर्स या गोनापोफाइसिस। इसको आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया। ठीक है, तो मेल के पास अपने जेनिटल पाउच में क्या क्या प्रेजेंट है? डोर्सल एनस है, मेल का जेनिटल पोर है, दैट इज गोनोपोर है। उसके सिवा क्या प्रेजेंट है? गोनापोफाइसिस, दैट इज एक्सटर्नल मेल जेनिटिलिया। अब दोनों सेक्सेस में, मेल में भी और फीमेल में भी, जो 10th सेगमेंट है, इट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड एनल सर्काई। एनल सर्काई मेल के पास भी होती है, फीमेल के पास भी होती है, 10th सेगमेंट में होती है, दोनों में होती है। लेकिन मेल के पास एक चीज एक्स्ट्रा है जो फीमेल में नहीं प्रेजेंट है। अब इसको चाहे आप हाईलाइट कीजिए, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतनी बार आया है कि मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। ये एनल स्टाइल्स पे इतनी बार क्वेश्चन आया है, चाहे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट की फॉर्म में। हर बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मेल के पास है पर फीमेल के पास नहीं है, दैट इज एनल स्टाइल। इसको आप याद रख सकते हैं कि मेल स्टाइल मार रहा है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। एनल स्टाइल किसके पास प्रेजेंट है? मेल के पास प्रेजेंट है। इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो मेल और फीमेल कॉकरोच के एक्सटर्नल डिफरेंसेस के बारे में इन्होंने यहाँ पर आपको एक चार्ट भी गिवन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मेल थोड़े से साइज में लार्ज है, फीमेल थोड़ी सी स्मॉल है। ठीक है, मेल के जो विंग्स होते हैं उनकी लेंथ अगर आप देखोगे तो एब्डोमेन से लंबी होती है, जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, फीमेल्स में ये एक्सटेंशन नहीं होती। मेल के जो विंग्स होते हैं अगर वो फ्लाई नहीं कर रहे और वो इस तरीके से विंग्स रखे हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर विंग छोटा है एब्डोमेन से तो दिस इज फीमेल, विंग एब्डोमेन से बड़ा जाता है तो दैट इज मेल। ठीक है, साइज में भी बड़ा है, विंग का साइज भी बड़ा है मेल का, लेकिन एब्डोमेन कैसा है? एब्डोमेन होता है नैरो। एब्डोमेन कैसा होता है? नैरो। फीमेल का एब्डोमेन कैसा होता है? ब्रॉड होता है। एनल स्टाइल्स की बात करें तो ये मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं। इस बात को अगेन मैं बोलूंगी 3 to 4 स्टार्स कर लो, इससे क्वेश्चन आता है, एक्सपेक्टेड है। अगेन जो एक क्वेश्चन हम कह रहे हैं ना कॉकरोच से आएगा, यहां से आ सकता है। ठीक है, एनल स्टाइल्स प्रेजेंट है। फिर आपके पास क्या है? ब्रूड पाउच एब्सेंट है। इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग के अंदर ही समवेयर। तो ब्रूड पाउच हम बोलते हैं कि मेल के पास नहीं है, फीमेल के पास है। फीमेल में हम ब्रूड पाउच की बात करते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंसेस भी देख लिए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने
हमने एक्सटर्नली जितना भी कॉकरोच को स्टडी करना था, उसके सेगमेंट्स, उसके ऑर्गन्स, उसका कलर, उसका जॉइंटिंग मेम्ब्रेन्स, आईज, माउथ, सब हमने देख लिया। अब हम कॉकरोच को खोल के अंदर से देखने वाले हैं, काट के अंदर से देखने वाले हैं कि डाइजेशन कैसे कर रहा है, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, सर्कुलेशन कैसे कर रहा है, नर्वस सिस्टम कैसा चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इन सब चीजों के बारे में अब हम देखेंगे। तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सिस्टम हम स्टडी करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, खाना कैसे पचाता है कॉकरोच। हम ह्यूमन से इनको कंपेयर करते चलना, याद रखना इजी हो जाएगा। शुरू करते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले कहा गया है कि 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है। फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है। सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? फोरगट से शुरू करेंगे। पूरी फोरगट को एक कवरिंग मिली होती है, इट्स लाइंड बाय इंटरनली, एक्सटर्नली इट्स लाइंड बाय क्यूटिकल। किसकी कवरिंग होती है बेटा? क्यूटिकल की कवरिंग होती है। अब देखो कहां से शुरू हो रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, कहां से शुरू होता है? माउथ से। तो कॉकरोच का भी कहां से शुरू होगा? माउथ से। तो शुरू हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से। माउथ बकल कैविटी एंटर करने के बाद फेरिंग्स आता है, तो यहां पर भी क्या आ रहा है? फेरिंग्स आ रहा है। फेरिंग्स आने के बाद अंदर क्या आता है? ईसोफेगस आता है यहाँ पर, तो इनके पास भी क्या आ रहा है? ईसोफेगस आ रहा है। ईसोफेगस से जाने के बाद फूड कहाँ जाता है? स्टमक में, और स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है। कॉकरोच में जो स्टमक की तरह काम करता है वो आपका क्रोप होता है। ये देखिए बेटा, ये रहा आपका क्रोप। यहाँ से आपके पास माउथ था, माउथ से फेरिंग्स, यहाँ पर इन्होंने शो नहीं किया। हमारे माउथ में सराउंडिंग सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो कॉकरोच के पास भी सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सेलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है? सलाइवा होता है। स्टोर्ड सलाइवा कहाँ पर है? सेलिवरी रिजर्वायर में है। तो इनके पास 2 चीजें हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स भी हैं, सेलिवरी रिजर्वायर भी है। सेलिवरी ग्लैंड्स भी हैं, सेलिवरी रिजर्वायर भी है। फिर खाना कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। तो यहाँ पर खाना कहाँ आ गया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से खाना कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? क्रोप में जाएगा। क्रोप किसकी तरह बिहेव कर रहा है? स्टमक की तरह। यहां पर फूड रहता है फॉर 4 to 5 आवर्स, तो यहां पर फूड का क्या हो जाता है? स्टोरेज हो जाता है। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है टू स्टोर फूड, तो क्या हो रहा है? यहां पर फूड का स्टोरेज हो रहा है। फिर क्रोप के बाद आपके पास क्या गिवन है? ये छोटू सा स्ट्रक्चर यहां पर गिवन है, जिसको कहते हैं गिजर्ड। गिजर्ड को एक और नाम से जाना जाता है, देखिए फिर क्या आया आपके पास? गिजर्ड। गिजर्ड को एक और नाम से जाना जाता है प्रोवेंट्रिक्यूलस। गिजर्ड का काम, जो फंक्शन है, दैट इज ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब ये फंक्शन अगेन आप हाईलाइट कर लीजिए या इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। आपका मैंडिबल जो था वो भी फूड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, बाइटिंग करने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं ग्राइंड कर रहा है। वैसे मेन ऑर्गन आपसे कोई भी पूछे फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, दैट इज गोना बी गिजर्ड। तो खाना जब यहाँ पर स्टोर था, उसके बाद गिजर्ड के पास आया, गिजर्ड उसकी फिर से क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है। ठीक है, अब गिजर्ड के बाहर आपको पता है क्यूटिकल है, क्यूटिकल तो हर जगह यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको और क्या मिलेगा? थिक सर्कुलर मसल्स की लेयर मिलेगी। क्या है? A layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 chitinous plates called teeth। तो इस पे भी क्वेश्चन आया, इस कंप्लीट लाइन पे क्वेश्चन है, एक्चुअली पूरे गिजर्ड पे क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन यही आता है कि गिजर्ड फूड की ग्राइंडिंग करता है। कैसे करता है? क्योंकि उसके पास टीथ प्रेजेंट है। टीथ किसके बने हैं? काइटिनियस प्लेट्स के बने। तो 6 काइटिनियस प्लेट्स के टीथ हैं, उससे ग्राइंडिंग होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है फोरगट के बारे में। माउथ, फेरिंग्स, उसके अराउंड सेलिवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, क्रोप, गिजर्ड। गिजर्ड में क्या हो रही है? ग्राइंडिंग हो रही है। इतनी बात आपको याद रखनी है फोरगट के बारे में। अब चलें आगे, चलते हैं किस पे चलेंगे हम? मिडगट या फिर मेसेंटेरॉन पे। तो मिडगट या मेसेंटेरॉन में क्या आता है बेटा? अगेन इट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल। आपका फोरगट में क्यूटिकल की लाइनिंग थी, लेकिन आपके मिडगट में क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं है। यहां पर क्या प्रेजेंट है? 6 to 8 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऑफ हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये आपको इस तरीके से ट्यूब्यूल्स दिख रही है, थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स दिख रही है। इन्हें हम क्या कहते हैं? हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीके। इसको अगेन हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फीचर है। किसकी बात की गई है? हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके की बात की गई है। क्या नंबर है? 6 to 8 है। काम क्या है यहाँ पर इनका काम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की फॉर्मेशन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरह बिहेव करना और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना। फंक्शन क्या है? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। क्या हुआ? आपका फोरगट यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ से आपका मिडगट जो है वो चालू हो रहा है। ये आपका मेसेंटेरॉन, देखिए लिखा हुआ है मेसेंटेरॉन। मेसेंटेरॉन का मतलब होता है मिडगट। मेसेंटेरॉन का मतलब क्या होता है? मिडगट। यहाँ पर आपको पिंक कलर के थ्रेड्स दिख रहे हैं और यहाँ आपको ब्लैक कलर के बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स दिख रहे हैं। तो इस थ्रेड से इस थ्रेड के बीच वाला जो पोर्शन है, इसे आप क्या कहते हो? मिडगट कहते हो। क्या कहते हो? मिडगट कहते हो। तो आपकी मिडगट और आपकी फोरगट के जंक्शन पे
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, हिपैटिक या गैस्ट्रिक सी के कह रहे हैं, है ना। इनका काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना, हो गया। उसके बाद आपकी मिड गट और आपकी हाइंड गट, बाकी बची हुई क्या होती है, आपकी हाइंड गट कॉकरोच की। तो इस मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फिलामेंटस मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, येलो कलर के होते हैं और इनका नंबर कितना होता है, 100 to 150। इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन का। कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए कौन प्रेजेंट है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो एक्सक्रीशन का फंक्शन किसके पास है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के पास है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहां प्रेजेंट है, आपके मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे। नंबर क्या है, 100 to 150। कलर कैसा है, येलो। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने फोर गट देख लिया, हमने मिड गट देख लिया। अब किस पे चलते हैं, हाइंड गट पे चलते हैं। चलिए, तो अब हम आ गए हाइंड गट पे। हाइंड गट फीमेल में, हाइंड गट क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे, इट इज ब्रोडर देन मिड गट। इट इज ब्रोडर देन मिड गट। देख लो, खुद से देख लो, यहाँ इतना ब्रॉड नहीं है जितना आपको हाइंड गट में विड्थ दिख रही है, तो इट इज ब्रोडर देन मिड गट। फिर क्या लिखा है, इट इज लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की लाइनिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आपके फोर गट में और हाइंड गट में। मिड गट में क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। ये कंक्लूजन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट इन, कहां कहां प्रेजेंट है, फोर गट में इंटरनली प्रेजेंट है एंड हाइंड गट, लेकिन मिड गट में प्रेजेंट नहीं है। चलो, ये कंक्लूजन भी हमने यहां पर लिख लिया। फिर हाइंड गट किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइंड गट में आता है बेटा इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इलियम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम किससे ओपन आउट हो जाता है, एनस से, ठीक है। तो इतनी बात हमको याद रखनी थी, किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फोर गट, मिड गट, हाइंड गट किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, उसके सिवा हिपैटिक, सीके एंड मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया कि कॉकरोच का खाना कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ ग्राइंड हो रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, और फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, फीकल मैटर बाहर आ जाता है। तो ये बात हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम किस पे आएंगे, हमारे सर्क्यूलेटरी सिस्टम पे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहली बात पूछी जाने वाली कि ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ओपन टाइप का है या क्लोज टाइप का है। तो कैसा है, ओपन टाइप का है। कैसा है, ओपन टाइप का है। ओपन मतलब जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, डायरेक्टली स्पेस में, डायरेक्टली कैविटी में जा रहा है। डायरेक्टली जो आपके सेल्स हैं, कॉकरोच के सेल्स हैं, वो बेध कर रहे हैं ब्लड में, क्योंकि कोई अलग से ब्लड वेसल नहीं है। कैसा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन टाइप का। ये बात याद रखनी है, इसीलिए हमने इसको स्टार मार्क कर लिया, ठीक है। ब्लड वेसल्स है नहीं, तो इन्होंने क्या लिखा है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड, कोई दिक्कत नहीं। दे ओपन इनटू स्पेस, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, हीमोसील। इस पे भी क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम स्टार मार्क कर लेंगे। जो कैविटी है, जो स्पेस है, जिसमें सेल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हीमोसील। तो ब्लड डायरेक्टली कहां पर जाता है, हीमोसील में जाता है। अब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, क्योंकि वो पिगमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, रेड कलर के आरबीसी है, उनमें हीमोग्लोबिन है। इनके पास जो ब्लड होता है उसको आप क्या कहते हो, हीमोलिम्फ। कॉकरोच के ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ का मतलब प्लाज्मा तो प्रेजेंट है, कलर करने वाला पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और सेल्स हैं जिन्हें आप क्या कह रहे हो, हीमोसाइट्स कह रहे हो। हीमोलिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। हीमोग्लोबिन में कलर था, हीमोलिम्फ कलरलेस है, और बाकी की हीमोसाइट्स उसके पास प्रेजेंट है। तो जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपके विजिरल ऑर्गन्स हैं, जिस कैविटी में प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हीमोसील। तो जैसे ही जब ब्लड आता है, ब्लड को क्या कह रहे हैं, हीमोलिम्फ। ब्लड को क्या कह रहे हैं, हीमोलिम्फ। तो जैसे हीमोलिम्फ आता है, इस हीमोसील में प्रेजेंट सारे के सारे विजिरल ऑर्गन्स उसमें भेद कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल तो प्रेजेंट है नहीं। तो ये तो बात हो गई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब बात आती है हार्ट के बारे में। हार्ट कैसा है, मस्क्यूलर है या नहीं है, वेंट्रल है या डोर्सल है, कितने चेंबर्स का बना हुआ है, इन सब चीजों के बारे में। तो कॉकरोच का जो हार्ट होता है, नो डाउट मस्क्यूलर होता है, ट्यूब लाइक होता है। हमारा दिल, हम लोगों में दिल कहाँ होता है, वेंट्रली, सामने धड़कता है। इनका दिल कैसे प्रेजेंट होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका हार्ट डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन पे होता है, डोर्सली प्रेजेंट। ऐसी लंबी सी मस्क्यूलर ट्यूब होती है, उसी को क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। तो हार्ट एलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब है, कहां प्रेजेंट है, डोर्सली प्रेजेंट है। थोरैक्स और एब्डोमेन के अगर आप पीछे चले जाओ तो उस मिड लाइन में से ट्यूब लाइक एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, जिससे आप क्या कहते हो, हार्ट। हार्ट के कितने चेंबर्स प्रेजेंट है, 13 चेंबर्स। हार्ट कितने चेंबर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट होता है 13 चेंबर्ड, इस तरीके से 13 चेंबर्स।
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आपके एनसीईआरटी में इनफ नहीं बना हुआ है, 13 चेम्बर्ड प्रेजेंट है। इसको अंडरलाइन करके मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, एलरी मसल्स कितनी होती है, 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 13 चेंबर का हार्ट है, 13 चेंबर्स है, हमारे पास 4 चेंबर्स होते हैं, इनके पास 13 चेंबर्स होते हैं, एंड 12 पेयर ऑफ सराउंडिंग सपोर्टिंग मसल्स दैट आर एलरी मसल्स। ठीक है, कितने पेयर हैं, 12 पेयर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 पेयर एलरी मसल्स इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। 13 चेम्बर्ड हार्ट में 12 पेयर एलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब वही बात, हार्ट में कहीं से ब्लड आएगा और कहीं से ब्लड जाएगा। तो इनके पास क्या है बेटा, दे हैव फनल शेप चेम्बर्स। कितने चेम्बर्स हैं, 13 चेम्बर्स हमें पता है। और उनके दोनों साइड्स पे ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। जो पोर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्लड है फ्रॉम साइनसेस एंटर द हार्ट थ्रू ओस्टिया। जो ब्लड को हार्ट में जाना है तो इन ओस्टिया के थ्रू ब्लड हार्ट के अंदर आएगा और फिर एंटीरियरली वापस साइनस को चला जाएगा। इन्हीं के थ्रू ब्लड एंटर करता है और इन्हीं के थ्रू ब्लड एग्जिट करता है, वापस साइनसेस के अंदर आ जाता है। तो दैट्स वेरी बेसिक थिंग, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए ओस्टिया पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है दोनों तरफ हार्ट के अंदर, ब्लड की एंट्री के लिए भी, ब्लड की एग्जिट के लिए भी। चेंबर्स 13 है, एलरी मसल्स 12 पेयर है। हमने इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया। याद रखने वाली चीज क्या है, ओपन टाइप, 13 चेंबर्स, 12 पेयर ऑफ मसल्स, बस उतना ही। ठीक है, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया, तो हम इनका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ रहा है बेटा, देखते हैं, रीड करते हैं एक एक करके। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, तो ट्रैकिया प्रेजेंट है, दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। अब क्या है इनके पास, हमारे जैसे लंग्स नहीं प्रेजेंट, एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट, इनके पास ट्यूब प्रेजेंट होती है ट्रैकिया की। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है मुझे बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है गैसेस का एक्सचेंज करना। आपको O2 लेनी है, CO2 रिलीज करनी है, और कहां से लेनी है, एनवायरमेंट से। तो यू वांट समथिंग टू कनेक्ट द बॉडी विद द एनवायरमेंट। तो कॉकरोच के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं स्पाइरकल्स की। अगर मैं इस तरीके से बॉडी बनाऊं तो इनकी लेटरल साइड पे इस तरीके से स्पाइरकल्स प्रेजेंट है। अब स्पाइरकल्स के थ्रू गैस आएगी, एक्सचेंज होगा, और यहां से स्पाइरकल्स किससे कनेक्टेड होते हैं, ट्रैकिया से। ट्रैकिया आगे जाके बेटा ब्रांच होते हैं ट्रैकियोल्स में, और डायरेक्टली वो ट्रैक्यूल्स कहां लेकर जाते हैं गैसेस को, ट्रैक्यूल्स गैसेस को कहां ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सेल्स के अंदर। तो इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है, और सेल से फिर CO2 वापस कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है थ्रू दी स्पाइरकल्स। इतना सिंपल सा सिस्टम इनके अंदर होता है। होल्स प्रेजेंट है लेटरल साइड पे, क्या कहते हैं उन्हें हम, स्पाइरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, स्पाइरिकल्स कहते हैं। स्पाइरिकल्स की ओपनिंग को रेगुलेट कौन करते हैं, स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। उनको बंद खोल करने के लिए कौन रेगुलेट कर रहे हैं, स्फिंक्टर कर रहे हैं। बहुत ईजी है समझना। हो क्या रहा है, थिन ब्रांचेस ऑफ ट्रेकियल ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्रेकियोल्स। मतलब फिर ट्रेकिया जाती हैं, ट्रेकिया आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो रही है, ट्रेकियोल्स में। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं बाहर से, एनवायरमेंट से, और सारे पार्ट्स को दे देते हैं। सारे पार्ट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो जाता है, डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन। क्योंकि जब सेल्स हैं और यहाँ पर मान लीजिए ये ट्रैकियोल आया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाएगी और CO2 बाहर चली जाएगी। इतना सिंपल बेसिक सा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सिंपल था ना। क्या क्या याद करना पड़ा हमें, स्पाइरिकल्स है, बाहर की ओपनिंग, कौन रेगुलेट कर रहा है, स्फिंक्टर रेगुलेट कर रहा है। स्पाइरिकल्स किस में ओपन हो रहे हैं, ट्रेकिया में। ट्रेकिया किस में ब्रांच हो रहे हैं, ट्रेकियोल्स में। और ट्रेकियोल्स डायरेक्टली गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं सेल से बाय डिफ्यूजन। और कुछ तो हमें याद करना ही नहीं था। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने इनका कंप्लीट कर लिया। फिर हमारे पास क्या आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हमने मिड गट और हाइंड गट के बारे में पढ़ा था कि उनके जंक्शन पे येलो कलर की थ्रेड लाइक 100 to 120 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या कह रहे थे, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। यही होते हैं कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पता चल गया। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी वेस्ट है क्या। तो कॉकरोच के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज आउट होता है दैट इज यूरिक एसिड। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, यूरिकोटेलिक। इसको भी हम स्टार मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया नहीं है, यूरिया नहीं है, यूरिक एसिड है। क्या है, यूरिक एसिड है। और यूरिक एसिड के बारे में भी लिखा जाता है पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में ये एक्सक्रीशन होता है। इस बेस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने इसको स्टार मार्क किया है। ठीक है, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया हो। अब देखो आगे क्या लिखा है, ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय
ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ये ट्यूब्यूल्स हैं, तो ग्लैंड्स भी हैं, ग्लैंड्स का सिक्रेशन भी और सीलिया भी प्रेजेंट है फॉर द मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर। देन दे ऑब्जर्व नाइट्रोजनस वेस्ट, काम क्या है इनका, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कन्वर्ट कर देना इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, क्योंकि एक्सक्रीशन किसका होगा, यूरिक एसिड का। अगेन हम इसको स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि यूरिक एसिड हमें याद रखना जरूरी है। फिर क्या होता है, वो यूरिक एसिड को कहां भेज देते हैं, हाइंड गट में, इलियम, कोलन, रेक्टम में, और रेक्टम से बाहर आ जाता है एनस के थ्रू। उसके सिवा ये तो पूरा हमने सिस्टम समझ लिया कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल ने मेन काम किया, यूरिक एसिड बना, हाइंड गट से बाहर आ गया। उसके सिवा भी कुछ ऐसे सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं बेटा कॉकरोच में, उनका क्या नाम होता है, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स। ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, पर इनसे कभी इतना क्वेश्चन बना नहीं। क्वेश्चन किससे बनता है, आपके मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से बनता है, वो तो हमने देख लिया। अब देखो कितने क्विकली हमने इतने सारे सिस्टम्स इनके समझ लिए, डाइजेशन समझ लिया, रेस्पायरेशन समझ लिया, एक्सक्रीशन समझ लिया, सर्कुलेशन भी समझ लिया। हमारे पास अब क्या आ रहा है, नर्वस सिस्टम और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस 2 और सिस्टम्स रह गए, कॉकरोचेस डन। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनका नर्वस सिस्टम। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम अपने आप से कंपेयर करेंगे ताकि हम समझ पाए। तो हमारे नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं। इनका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गैंग्लियंस का बना हुआ है। गैंग्लियंस हम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ साइटोन्स को कहते हैं। हमारे न्यूरॉन में एक साइटोन होता है, साइटोन से डेंड्रोन निकल रहा है और एक्सोन निकल रहा है। इनके पास सिर्फ साइटोन होते हैं और बहुत सारे साइटोन ग्रुप में रहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, गैंग्लियन। ग्रुप ऑफ साइटोन्स को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियंस। और ऐसे गैंग्लियंस इनकी थ्रू आउट द बॉडी में है, थोरैसिक रीजन में भी है, एब्डोमिनल रीजन में भी है, हेड वाले रीजन में भी है। तो जो गैंग्लियन हेड वाले रीजन में, उनको तो ये ब्रेन बोल देते हैं, और बाकी के थोरेक्स और एब्डोमेन वाले इनके नर्व सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से बनता है कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। क्या कॉकरोच के पास ट्रू ब्रेन प्रेजेंट है, नहीं, लेकिन हेड रीजन में गैंग्लिया प्रेजेंट है। उसको हम क्या बोल देते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, क्योंकि ईसोफेगस के ऊपर है, हेड ईसोफेगस के ऊपर है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। और उसी को हम कॉकरोच में क्या कह देते हैं, ब्रेन कह देते हैं। और बाकी कुछ कुछ गैंग्लिया, थोरैसिक गैंग्लियाज भी हैं, एब्डोमिनल गैंग्लियाज भी हैं, जो इनका बाकी का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर समझ में आया। अब डिटेल में भी देख लेते हैं। चलो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। क्या प्रेजेंट है, गैंग्लियाज प्रेजेंट है, सेगमेंटली अरेंज्ड, अलग अलग सेगमेंट्स में, थोरैसिक सेगमेंट्स में, एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। ये सारे गैंग्लिया एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, गैंग्लियास को आपस में ज्वाइन करने के लिए। कहां पर, वेंट्रल साइड पर। कहां पर, वेंट्रल साइड पर। कोई आपसे पूछे कि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कहां प्रेजेंट है, डोर्सली या वेंट्रली, तो हम बोलते हैं द वेंट्रल साइड, वेंट्रल मिड साइड। अगर हमें ह्यूमंस की बात करूं तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड डोर्सली प्रेजेंट है, इनका कहां प्रेजेंट है, वेंट्रली। सब कुछ हमसे उल्टा करते हैं। हमारा हार्ट सामने की तरफ है, वेंट्रल है, इनका हार्ट कहां होता है, बैक साइड में होता है, डोर्सली होता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड डोर्सली प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड डोर्सली प्रेजेंट है, इनके पास नर्वस सिस्टम वेंट्रली प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, वेंट्रली। तो इसको स्टार मार्क कर दें, कर देते हैं स्टार मार्क, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम कहां प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा है, 3 गैंग्लिया, 3 गैंग्लिया कहां पर है, थोरैसिक रीजन में है, जैसे कि आपका प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। 6 गैंग्लिया आपके एब्डोमेन में होते हैं। 6 गैंग्लिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में। तो आपने देख लिया, थोरेक्स में भी गैंग्लिया है, एब्डोमेन में भी गैंग्लिया है। तो हम इसकी वजह से क्या बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। इस पॉइंट को लिख लो, नर्वस सिस्टम, nervous system is spread throughout the body। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई, हमने लिख ली। फिर क्या लिखा है बेटा, the head होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हेड वाले रीजन में भी कुछ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, बाकी का सारा रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज सिचुएटेड अलोंग वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगेन ये बात इन्होंने लिखी दी है, तो हम इसको भी स्टार मार्क कर देते हैं कि कुछ रीजन हेड में प्रेजेंट है, बाकी सारा जो बॉडी में है वो कहाँ है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। हेड में हम डोर्सल वेंट्रल की बात नहीं करें, हेड में प्रेजेंट है, बाकी का नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं कॉकरोच का हेड कट भी कर दूं, इट्स जस्ट नॉट नर्व्स, नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, तो कुछ पार्ट हेड में है। अगर मैं हेड कट भी कर दूं तो बाकी का नर्वस सिस्टम तो बॉडी में है।
तब भी 1 वीक तक कॉकरोच जिंदा रह जाता है। कटे हुए सिर के साथ कॉकरोच घूमता रहता है, इमेजिन करो, भूत टाइप फीलिंग आ रही है थोड़ी सी, लेकिन कटे सिर वाला कॉकरोच 1 वीक तक इस तरीके से चल सकता है, जिंदा रह सकता है, क्योंकि बाकी नर्वस सिस्टम उसको 1 वीक तक और सर्वाइव करने में हेल्प कर देगा। हेड वाला सिर्फ उसका एक गैंग्लिया हट जाता है, दैट इज सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन। आई टोल्ड यू, मेन यहाँ पर हेड रीजन में जो गैंग्लिया प्रेजेंट है दैट इज सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया। उसका काम क्या है, नर्व सप्लाई करना एंटीना को और कंपाउंड आइज को। हेड वाले रीजन में, हेड वाले रीजन में एंटीना है, कंपाउंड आई आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो उनको जो है नर्व सप्लाई कौन देता है, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया। हेड रीजन में प्रेजेंट है तो उसे आपने ब्रेन कह दिया, लेकिन अगर आप हेड कट भी कर दें तो इक्वली नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे थोरैक्स एब्डोमेन में है, तो वो सिर कटा हुआ कॉकरोच 1 वीक तक जिंदा रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देख लो, सेंस ऑर्गन्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम स्टार मार्क करेंगे। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, 2 आपको बहुत अच्छे से पता है, एक एंटीना और एक आइज। आइज में कौन सी आइज बेटा, कंपाउंड आइज। कौन सी आइज, कंपाउंड आइज। ये दोनों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये आपको पता है कॉकरोच में। उसके सिवा इनके सेंसरी ऑर्गन्स में आते हैं एनल सर्काई, आपने अभी देखा था 9 सेगमेंट में, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। उसके सिवा मैक्सिलरी पैल्प्स है ना, मैक्सिलरी पैल्प्स देखो, लेब्रम देखा, लेबिया देखा, ठीक है, अपर लिप लोअर लिप, मैंडिबल ग्राइंडिंग में काम कर रहा था, मैक्सिला भी तो था, वो वहां पर सेंसरी का काम कर रहा है। ठीक है, मैक्सिलरी पैल्प्स सेंसरी का काम कर रहे हैं, लेबियल पैल्प्स सेंसरी का काम कर रहे हैं, एनल सर्काई, एंटीना एंड कंपाउंड आइज, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। 3 स्टार हमने मार्क किए, सेंसरी ऑर्गन्स हमको पता होना चाहिए। फिर इन्होंने कुछ कंपाउंड आई के बारे में बताया, नर्वस सिस्टम के पार्ट में वैसे नहीं आएगा, आपके सेंसरी ऑर्गन के पार्ट में है, हम ये सारी चीजें पढ़ ही चुके हैं। देख लीजिए, एक कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडियाज है, हमने देखे थे। इनका काम क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस बना लेना एक ऑब्जेक्ट की 2000 इमेज बना लेंगे, बहुत सारी इमेज बना लेंगे। विजन कैसा आएगा, मोज़ाइक विजन, ये भी हमने देख लिया। इससे होगा क्या, सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी लेकिन रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉकरोच को क्या मिलेगा, नॉक्टर्नल विजन मिलेगा, नाइट का विजन मिलेगा। तो कंपाउंड आई के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, इन्होंने दोबारा लिखा है, हर चीज हमारे नोट्स में इंक्लूड हो गई है। नर्वस सिस्टम के बारे में भी हमने देख लिया, क्या याद रखना है, नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया और वेंट्रल साइड, 2 चीजें याद रखनी है। और ब्रेन क्या है, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, बस इतनी बात आपको नर्वस सिस्टम के बारे में याद रखनी है। देख लिया हमने। लास्ट सिस्टम पे हम आ गए कॉकरोच के, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत देख चुके हो, तो इतना ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि आप ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच मेल और फीमेल का पढ़ चुके हो। ठीक है, बस क्या देखना है आपको कि वही मेल में टेस्टिस प्रेजेंट है, फीमेल में ओवरी प्रेजेंट है, किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, किस तरीके से फंक्शन कर रही है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर देखनी है। तो कॉकरोच के बारे में अगर हम देखें बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो क्या आ रहा है हमारे पास कि कॉकरोचेस आर डायोशियस की बात हो रही है। डायोशियस का मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 अलग अलग बॉडीज में प्रेजेंट है, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट है। मोनोशियस मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मोनोशियस। डायोशियस मतलब अलग अलग है ना, तो मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है, ये बात हमको पता है। कॉकरोच कैसे है, डायोशियस है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले पढ़ लेते हैं। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करें। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगेन व्हाट आई वुड से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से कंपेयर करो, याद करना इजी होगा। देखो क्या है हमारे पास, कॉकरोच के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स प्रेजेंट है, वहां पर स्पर्म्स की फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और फिर बाहर की तरफ इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आ जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हमने किस नाम से याद किया, फेलोमियर या फिर गोनेपोफाइसिस। आप लिख सकते हो यहाँ पे बेटा फेलोमियर, गोनेपोफाइसिस। ठीक है जी, ये बात हो गई। फिर यहाँ पर क्या है आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपको क्या याद रखना है, फैलिक ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, इस ग्लैंड का नाम याद कर रखना है। क्या याद रखना है हमें, फैलिक ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड। ठीक है, मशरूम ग्लैंड। और सेमिनल वेसिकल्स में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर आपको मिलेंगे स्पर्मेटोफोर क्या है, स्पर्म्स जो बनते हैं यहाँ पर कॉकरोच के सेमिनल वेसिकल्स में, वो एक दूसरे से ग्लू टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, और टुगेदर क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोफोर। ठीक है, अब देख लो आगे क्या लिखा है। सबसे पहला आपको पोजीशन दिया है टेस्टिस का, 1 पेयर है, कहाँ पर, 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में लेटरली प्रेजेंट है। सेगमेंट से इतना क्वेश्चन नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं आता, तो आपको इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या है, वही टेस्टिस है, टेस्टिस से कहाँ गए, ट्यूब, व्यास डिफरेंस आई,
वहां से डिफरेंस कहाँ लेकर गई आपको, सेमिनल वेसाइकल्स में। सेमिनल वेसाइकल से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से मेल का गोनोपोर। जैसे फीमेल का जेनिटल पोर होता है वैसे मेल का भी गोनोपोर होता है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया अलग चीज है, गोनोपोर अलग चीज है ना। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को आप फेलोमियर बोल रहे हो, वो अलग चीज है, और गोनोपोर अलग चीज होती है, ठीक है। उसके बाद देखो सेमिनल वेसाइकल्स के फंक्शन बताएं आपको, स्पर्म्स का स्टोर करना। यहाँ पर स्पर्म्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर कहते हैं। और ये स्पर्मेटोफोर जब कॉप्यूलेशन होता है तब डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होकर फीमेल के पास आते हैं। कहाँ आते हैं, फीमेल के पास आते हैं। और हमने फीमेल के अंदर उनके पाउच के बारे में पढ़ा था, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की गई है। हमने देखा कौन सा ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड। कौन से सेगमेंट में, 6 से 7 सेगमेंट में, सेगमेंट से इतना क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर इन्होंने वही मशरूम ग्लैंड या फैलिक ग्लैंड की बात की है। काम क्या है इस ग्लैंड का, जैसे फीमेल के पास कोलेट्रल ग्लैंड होता है, उसका सिक्रीशन ओविपोजिशन के टाइम ओवम को कवर कर रहा था, तो आपके मशरूम ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो नरिश करता है किसको, स्पर्म्स को। फीमेल का जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो ओवम को नरिश करेगा, तो जो मेल के पास फैलिक ग्लैंड मशरूम ग्लैंड है वो स्पर्म्स को नरिश करेगा, ठीक है। क्लियर, इसका फंक्शन क्लियर फैलिक ग्लैंड का। फिर मैंने आपको बताया था मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड गोनोपोर अलग चीज है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आ रहा है मेल गोनापोफाइसिस एंड फेलोमियर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके सिवा काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। ये जो आपने पूरा पढ़ा, फ्लो चार्ट पढ़ा कि स्पर्म्स टेस्टिस में फॉर्म हुए, टेस्टिस में फॉर्म हुए, वहां से डिफरेंस में आए, वहां से सेमिनल वेसाइकल्स में स्टोर हुए, इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आए थ्रू गोनोपोर, दैट इज द मेल गोनोपोर। उस मेल गोनोपोर के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर्स, ठीक है। स्पर्म्स बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, उन्हें हम स्पर्मेटोफोर बोल रहे हैं, जो कॉपुलेशन के टाइम रिलीज हो रहे हैं। और ग्लैंड का क्या नाम है, फैलिक ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड। इतनी बात आपको याद रखनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। आई होप ये यहाँ पे क्लियर हो। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब जैसे मेल का हमने पूरा फ्लो चार्ट से समझा, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, वैसे ही फीमेल्स का भी समझ लेते हैं। मेल्स के पास टेस्टिस हैं तो फीमेल्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो देखो जैसे 2 टेस्टिस हैं वैसे ही 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट है। ओवरी से जो डक्ट निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, ओविडक्ट कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ओविडक्ट कहेंगे। फिर फीमेल के पास स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है। जो स्पर्मेटोफोर यहाँ पर बना है, ये जो आपके पास ग्लू टुगेदर स्पर्मेटोफोर बना है, जब ये कॉपुलेशन के टाइम फीमेल बॉडी में एंटर करता है तो कहां पर वो स्पर्मेटोफोर आता है, दैट इज स्पर्मेथिका, टू कलेक्ट द स्पर्म्स। कहां पर आ रहा है, स्पर्मेथिका। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, जेनाइटल चैम्बर की बात कर रहे हैं। इनके पास ग्लैंड है कोलेट्रल ग्लैंड, जिसकी सिक्रीशन ओवा को सराउंड करती है ड्यूरिंग ओविपोजिशन, वो भी हमने देख लिया, एक्सेसरी ग्लैंड था, ठीक है। अब देखो ओवरीज की पोजीशन बताई है, कहां पर प्रेजेंट है ओवरीज, लेटरली, टेस्टिस की तरह ही लेटरली। इन 2nd एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट से अगेन क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, छोड़ दो। फिर देखो ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स। इस तरीके से आपका वो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। अगर ये एक ओवरी है तो इस तरीके से ओवरियन ट्यूब्यूल्स इन्होंने बनाया हुआ है। ये एक ट्यूब्यूल, ये दूसरा ट्यूब्यूल, अगर मैं इसको एक ओवरी बोलूं, इसको दूसरी ओवरी बोलूं, इस तरीके से ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो बेटा हर ओवरी में कितने ओवरियन ट्यूब्यूल्स ऐसे प्रेजेंट है, 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं। 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम ओवरियोल्स कह रहे हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट है, ओवा। इनमें क्या डेवलप हो रहा होता है, ओवा डेवलपिंग ओवा की चेन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो 8 ओवरियोल्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे 8 प्रेजेंट है। और हर चेन के अंदर क्या है, डेवलपिंग ओवास है, ठीक है। अब देखो ओविडक्ट, ये अगर एक ओवरी उससे निकलने वाली ओविडक्ट या आपकी दूसरी ओवरी उससे निकलने वाली ओविडक्ट, तो दोनों ओवरी की जो ओविडक्ट होती है वो यूनाइट कर जाती हैं, ठीक है। यूनाइट कर एक कॉमन ओविडक्ट बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, वेजाइना, जिसे क्या कहते हैं, वजाइना। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यही बात आपकी बेटा यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि वो दोनों जुड़ कर क्या बनाती है, कॉमन ओविडक्ट, जिसे कहते हैं वजाइना। वो वजाइना किसमें ओपन होता है, फीमेल की जेनाइटल चैम्बर में, जिसकी हम बात कर रहे थे। किसमें ओपन होता है, जेनाइटल चैम्बर में। फिर देखो अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, आपने देखा स्पर्मेथिका जहां पे स्पर्म एंटर होता है वो कहां पर प्रेजेंट है, 6th सेगमेंट में। वो कहां पर ओपन होता है, वो भी ओपन होता है इनटू द जेनाइटल चेम्बर। आपका ये कॉमन ओविडक्ट जो वेजाइना है ये भी ओपन हो रहा है जेनाइटल चेम्बर में। जो स्पर्मेथिका है वो भी कहां ओपन हो रही है, जेनाइटल चेम्बर में। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। क्या है आपके पास, ग्रुप ऑफ स्पर्म्स, जिन्हें आप क्या कह रहे हो, स्पर्मेटोफोर्स। तो उन स्पर्मेटोफोर से स्पर्म ट्रांसफर होता है, किसमें ट्रांसफर होता है, स्पर्मेथिका में जाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है।
द फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन ऊथिका। यहाँ पर ये बात हो रही है बेटा कि स्पर्म स्पर्मेथिका के थ्रू एंटर करेगा, अंदर जाकर ओव्यूल्स में एग को फर्टिलाइज करेगा। जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊथिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऊथिका कहते हैं। ऊथिका डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है जो कि 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। एक फीमेल 9 to 10 ऊथिका ले करती है जिसमें और हर ऊथिका में 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। ऊथिका मतलब इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, 9 to 10 ऊथिका और उसमें 14 to 16 एग्स। इसको भी स्टार मार्क कर लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपने कौन कौन सी चीज यहाँ पे स्टार मार्क करी कि एक ओवरी में 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स है, उन ट्यूब्यूल्स में चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा है, ठीक है। फिर आपके पास स्पर्मेथिका है, स्पर्म की एंट्री हुई, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, कैप्सूल बनी ऊथिका। कितने ऊथिका, 9 to 10 ऊथिका और हर ऊथिका में 14 to 16 एग्स। ये आपको याद रखना है अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर क्या बोला है, डेवलपमेंट पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना की कैसी होती है बेटा, पोरोमेटाबोलस होती है। पोरोमेटाबोलस होती है, आपने पढ़ा होगा ए मेटाबोलस, होलोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस। तो बेटा अगर बीच में एक लार्वल स्टेज आती है और फिर डेवलपमेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस हो रही है। अब ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। एक हम पढ़ते हैं होलोमेटाबोलस मतलब कंप्लीटली जो लार्वल स्टेज है उसमें पूरा ही चेंज होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे आप बटरफ्लाई का कैटरपिलर देखते हो, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज बनती है, जैसे आप हनी बी में भी देखते हो। पोरोमेटाबोलस में हम बोलते हैं ग्रेजुअल चेंज टू द एडल्ट स्टेज, एक ग्रेजुअल चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो जो निम्फ स्टेज आई थी, जो एग के बाद निम्फ स्टेज आएगी, निम्फ के बाद एडल्ट स्टेज आएगी, तो निम्फ और एडल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बहुत ग्रेजुअली वो ग्रो कर रहा है। जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, विंग पैड्स का ज्यादा से ज्यादा। क्या डिफरेंस होता है, विंग पैड्स का, यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो डेवलपमेंट कैसी है, पोरोमेटाबोलस, उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा, डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। जो निम्फ होता है वो एडल्ट की तरह बहुत हद तक सिमिलर होता है, बस धीरे धीरे साइज में ग्रो कर रहा होता है। बहुत थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा ही डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। निम्फ लुक लाइक एडल्ट्स, निम्फ में मोल्टिंग होती है एडल्ट्स बनने के लिए, इसी को आप मेटामॉर्फोसिस कहते हो। कितनी मोल्टिंग हो रही है, 13 टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है एडल्ट स्टेज में पहुंचने के लिए। जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि लास्ट स्टेज में निम्फ के पास विंग पैड्स होते हैं लेकिन एडल्ट के पास विंग्स होते हैं। ये बात आपसे पूछी भी गई है क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको स्टार मार्क कर लेंगे कि निम्फ के पास विंग पैड्स प्रेजेंट है, उनके पास विंग्स नहीं है, विंग्स बनने वाले पैड्स हैं, लेकिन एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद विंग्स डेवलप हो जाते हैं, फोर विंग्स, हाइंड विंग्स डेवलप हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करके क्वेश्चन ऐसा है। तो ये बात आपको याद रखनी है पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट के बारे में कि फ्यूजन हुआ, एग बना, आपने देख लिया 9 to 10 ऊथिका, 14 to 16 एग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब वो डेवलप होता है एग, पहले निम्फ स्टेज आती है, निम्फ से एडल्ट स्टेज आती है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट है, सिर्फ विंग पैड्स का डिफरेंस होता है। ये बात भी हमने याद कर ली। तो यहाँ पर हमारा जो है कॉकरोच हो जाता है कंप्लीट। लास्टली क्या बात बोली है इन्होंने, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉकरोच की बात की है। पहली बात तो ये पेस्ट है, जब कॉकरोच आते हैं तो हम कॉकरोच मारने की दवा यूज करते हैं, हम स्प्रेज यूज करते हैं, हम डिफरेंट कंपनीज के, बिकॉज वी डू नॉट वांट कॉकरोच। ये पेस्ट है, ये हमारे फूड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं। किसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहां पर कुछ टॉक्सिन्स है या फिर फीकल मैटर है और फिर ये हमारे फूड पे बैठकर उसको कंटामिनेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से तो ये पेस्ट है और हम इनको नहीं चाहते। इनका एक्सक्रीटा स्मेली होता है, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिसीज का ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनके फूड जो कंटामिनेट इन्होंने किया, अगर वो फूड आप खा लोगे तो आपको डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कोई नहीं है, ये पेस्ट ही है और ये हमारे लिए हार्मफुल ही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कॉकरोच के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने मार्क कर ली, आपका एनिमल टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कॉकरोच में से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो जब इसको रिवाइज करो, जितनी भी चीजें हमने स्टार मार्क करी है उनको अच्छे से रिवाइज जरूर करना। Thank you so much. We'll meet again next time with next lecture. Bye-bye.